my dear students. Myself Kaushal Thakkar and I am your science teacher. Today we are going to start a new chapter which is Air and Water, chapter number 3 of our textbook. Okay, and this is the part 1 of our chapter in which we are going to discuss only about air. In the next part we will discuss about the water. So students, प्रणाम आप सभी को और हम शुरू करने वाले हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एयर एंड वाटर आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी कैनॉट लिव विदाउट। एयर और वाटर, हवा पानी, ऐसी चीज़ें हैं ना, और ऐसे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हम बना नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, उनको हवा चाहिए जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है और जिसका कोई कलर नहीं होता। हवा कोई देख नहीं सकता बिकॉज इट हैज़ नो कलर। वाटर भी सभी को चाहिए होता है उनके डेली एक्टिविटीज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हमें वाटर का ज़रूरत पड़ता है। इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वाटर का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसमें बेटा क्या है कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट के जैसा है, पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है। और ये ब्लैंकेट इसीलिए कवर है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने सभी को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अलग अलग तरह के एयर को, वाटर को, डस्ट को, सबको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। इसलिए ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर अर्थ के पास है, एक ब्लैंकेट के जैसा अर्थ को सराउंड किया हुआ है, अर्थ को घेरे हुए है। ये हर एक जगह में हमें एटमॉस्फेयर मिलेगा। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इज नथिंग, इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, सो मेनी लेयर्स आर ऑल्सो देयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अलग अलग तरह के लेयर्स भी होते हैं। सारे लेयर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी about all the layers of atmosphere. First of all, one more time, the blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere, and it is held around the earth by the gravitational force of the earth. गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, layers of the atmosphere. The atmosphere extends up to many kilometers above the surface of the earth and is divided into 5 layers as given below. बेटा, एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर है और अर्थ से काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर हमारा होता है। जो सबसे पहला लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं और उसी में हम रहते हैं। The first layer above the Earth's surface is known as troposphere. This layer has the optimum amount of air needed by living organisms. Because हम इसी लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें जो एयर चाहिए मीन्स ऑक्सीजन, वो अच्छी संख्या में, अच्छे अमाउंट में यहाँ मिलती है। Winds and clouds are formed in this layer. Winds और clouds दोनों इसी लेयर में बनते हैं। Winds का बनने का मतलब क्या है? ब्रीजेस, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। लैंड और एयर का जो टेम्परेचर होता है बेटा, वो अप और डाउन अलग अलग रेट में होता है, अलग अलग स्पीड में होता है। लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी को ठंडे होने में टाइम लगता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और पानी को गर्म होने में समय लगता है। तो ये दोनों की जो अनइवन हीटिंग होती है, उस जगह में ब्रीज होता है।
ओके, तो उसी ब्रीजेस के वजह से, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से विंड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि विंड्स और क्लाउड्स दोनों का फॉर्मेशन जो है, मतलब वो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और वाटर साइकिल, ये ट्रोपोस्फियर में ही दिखते हैं आपको, ये तीनों चीजें। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि भाई विंड्स कैसे बनते हैं, तो विंड्स बेटा वो भी एक नेचुरल साइकिल से ही बनते हैं, क्लाउड भी वाटर साइकिल नाम का एक नेचुरल साइकिल से बनते हैं। तो मैं जब पूछूंगा कि विंड्स कैसे बनते हैं लाइव में, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज नाम का दो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, उससे विंड्स बनते हैं। चेंजेस इन द वेदर ऑल्सो ऑकर्स इन दिस लेयर, वेदर में किसी तरह का चेंज हो। ओके, वेदर में चेंज होना मीन्स टेम्परेचर में चेंज होना, विंड स्पीड में चेंज होना, ह्यूमिडिटी में चेंज होना। अब व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी बेटा वाटर वेपर होते हैं, उनकी अगर अमाउंट बढ़ जाए तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती है बारिश होने की संभावना हो इतनी उतनी उतनी बढ़ती है। तो वेन एवर द ह्यूमिडिटी बिकम्स लार्जर, द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन विल बी ग्रेटर। ओके, तो ये जब भी हम बात करेंगे चेंजेस इन द वेदर की, मतलब हम टेम्परेचर में चेंज का बात करें, हम विंड स्पीड में चेंज का बात करें, हम ह्यूमिडिटी में चेंज का बात करें, हम इन सारी चीजों में चेंज का बात करते हैं, तो वो भी इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फियर में भी। वेदर का चेंज इस लेयर में, विंड और क्लाउड्स का फॉर्मेशन इस लेयर में, इसी लेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी लेयर में रहते हैं। ये पहला लेयर है अर्थ सरफेस से, ट्रोपोस्फियर। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रेटोस्फियर। It's the second layer of the atmosphere, as we know that. Jet planes fly in this layer as it is quite stable. इसी लेयर में एरोप्लेन, प्लेन्स, ये सारी चीजें चलती है। ये दूसरा लेयर है हमारा, और ओजोन लेयर भी इसी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। देखिए मैं आपको स्ट्रेटोस्फेयर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर भी दिखा रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर में देखिए बादल कितने थिक बादल जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे ट्रोपोस्फियर में, और बादल है, पहाड़ है, सारी चीज़ें हैं ट्रोपोस्फियर में। फिर आप फोटो में देखो तो उसके ऊपर, ठीक बादलों के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, और भी ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। फिर ओजोन लेयर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। ओके, तो बहुत कुछ है वैसे तो स्ट्रेटोस्फियर में भी। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होता है, और ओजोन लेयर बेटा क्या करता है कि ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन से, और ऐसे रेस जो ह्यूमन बॉडी में पड़ गए तो स्किन कैंसर कर सकते हैं, स्किन डिजीजेस कर सकते हैं, ऐसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ तक पहुंचने नहीं देता। और ये इतना इंपॉर्टेंट जो ओजोन लेयर है हमारा, वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है बेटा, दूसरे लेयर में होता है एटमॉस्फियर के, स्ट्रेटोस्फियर में। ओके, और इसी लेयर में हमारा एरोप्लेन, हमारे जेट प्लेन्स भी उड़ाने भर रही होती है। ओके, तो हमारा दो लेयर्स कंप्लीट हो गया, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। नाउ इज द टाइम फॉर द थर्ड लेयर, which is mesosphere. It is the third layer, mesosphere. Many meteorites entering the Earth's atmosphere burn out in this layer and thus do not reach the Earth's surface. इस लेयर में बेटा बहुत सा जो मेट्रॉइड्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ में मेट्रॉइड्स नहीं आते, बिल्कुल भी। आपको पता है मेट्रॉइड्स अभी पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। इट्स अ लार्ज मास ऑफ रॉक, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थर के जो स्पेस में घूम रहे होते हैं, और घूमते घूमते बहुत सारे प्लैनेट से टकराते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के पास आए ही ना, अर्थ के सरफेस में भी आने के लिए बहुत सारे मेट्रॉइड्स आते हैं, लेकिन ये जो थर्ड लेयर है ये इसको जला के ख़त्म कर देता है, बर्न आउट पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देता। मेसोस्फीयर का सबसे बड़ा ये प्रॉपर्टी है। मैनी मेट्रॉइड्स एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर, बहुत सारे मेट्रॉइड्स एंटर करते हैं, बर्न आउट इन दिस लेयर, मेसोस्फियर में जल के खत्म हो जाते हैं। ओके, नाउ इज द टाइम फॉर द थर्मोस्फियर।
थर्मोस्फियर ये फोर्थ लेयर है। स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर। जितने भी स्पेस शटल होते हैं, मीन्स कि हमारे वो जो हमने बात किया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, ये सारे सैटेलाइट्स फोर्थ लेयर में अपना ऑर्बिट पकड़ के अर्थ के अराउंड घूमते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक्सोस्फियर। ये अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से यहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स हमारे जितने भी रेडियो मोबाइल सिग्नल्स हैं वो एक्सोस्फियर से होके आते हैं। ओके, हमारे जितने भी रेडियो मोबाइल सिग्नल्स है वो इतनी लंबी दूरी तय करते हैं और एक्सोस्फियर से होके वापस हम तक पहुंचते हैं। और एक्सोस्फियर में बता दे एक और बात जो आपके बुक में नहीं लिखी थी, कि यहाँ पर एयर काफी कम मात्रा में होता है, बहुत कम, एकदम थिनेस्ट लेयर होता है एयर का। एयर होता ही नहीं यहाँ पर एक्सोस्फियर में। ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं होगा, और दूसरे जो एयर है वो भी यहाँ नहीं मिलेंगे गैसेस आपको। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या जरूरत है एटमॉस्फेयर की, कितनी इंपॉर्टेंट है ये। एटमॉस्फेयर हमें मदद करती है राइट टेम्परेचर नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो आज लिविंग बींग्स को सूट कर रहा है, वो टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी को गर्म रखता है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ गेट्स वार्म, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही जा रही है, मतलब पृथ्वी और ज्यादा टेम्परेट होता चला जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस है। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसी के वजह से हमारा टेम्परेचर भी पूरे अर्थ का मेंटेन रहता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जैसा कि हमने बात किया था कि ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फियर में है बेटा, ओजोन लेयर क्या करता है कि इस तरह के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वही अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देता। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मोस्ट मेटेरॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने बात किया मेसोस्फियर का थर्ड लेयर, मेसोस्फियर सारे मेटेरॉइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं उसको थर्ड लेयर में ही जला देता है, खत्म कर देता है, ताकि वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच के किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन ना करे। उसके बाद द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसमें भी बताया गया कि ये 6 के 6 लेयर का एवरेज डिस्टेंस क्या होगा टोटल। पूरे के पूरा एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से अराउंड 1000 किलोमीटर तक ऊपर है, 1000 किलोमीटर तक। ओके, so these were the points of the importance of atmosphere. Now composition of air। एयर में क्या क्या होता है, कितना होता है, वो सब देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट आपको दिखाया हुआ है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी ऑल नो दैट। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, अलग अलग तरह के गैसेस एयर में मिक्स्ड है। बहुत सारे गैसेस काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। सो एयर ने 78% नाइट्रोजन है, 21% इज ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। 1% भी नहीं है, 1% से भी कम हम बोल सकते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है। अभी तो मैंने ये आपको एवरेज वाला फोटो यहाँ पर दिखाया है। अब इसके बाद वाले में मैं आपको एकदम परफेक्ट वाला फोटो दिखाऊंगा जिसमें परफेक्ट परसेंटेज लिखा हुआ हो। ये 78, 21 और 1 जो है ये एवरेज परसेंटेज लिखा हुआ, और आपके बुक में भी वही है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस के अलावा भी वाटर वेपर, मैंने बोला था ह्यूमिडिटी का बात किया था तब बताया था कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है और उसकी संख्या बढ़ती है,
उसका अमाउंट बढ़ता है वाटर वेपर का, तो बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वाटर वेपर भी आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, स्मोक मिलेगा जिसे हम हिंदी में धुआं कहते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। ओके, धूल, डस्ट पार्टिकल्स हिंदी में धूल। ओके, सो हम लोग को अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन का यूज हमें भी है। ह्यूमन बींग्स के शरीर को भी नाइट्रोजन की यूज है, हमको भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली हवा के फॉर्म में हमें नहीं चाहिए होता। ऑक्सीजन के जैसा डायरेक्टली हवा के फॉर्म में हम एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन शरीर के अंदर नहीं लेते। ओके, नाइट्रोजन हमें दूसरे फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में चाहिए होता है, हमसे ज़्यादा प्लांट्स को चाहिए होता है। प्लांट्स गेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स और सॉइल। प्लांट्स क्या करती, प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करती है कुछ बैक्टीरियाज की मदद से। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है, यहां तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, राइजोबियम। बेटा जो राइजोबियम होता है ना, वो कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं दाल जो होते हैं ना, पल्सेस, ज्यादातर पल्सेस प्लांट्स जो होते हैं, या फिर पी प्लांट जो होते हैं, उसका लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। इन प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम रह जाता है। राइजोबियम इनके रूट्स में रहेगा, और रूट्स में मतलब मिट्टी के अंदर रह के राइजोबियम क्या करता है कि उसके बाहर के जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको केमिकल में चेंज करके सॉइल के साथ मिक्स करता है राइजोबियम। तो राइजोबियम नाइट्रोजन को सॉइल के साथ मिक्स करता है ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन का यूज कर सके। मतलब कि कुछ बैक्टीरियाज जो है बेटा, वो प्लांट्स की मदद करते हैं नाइट्रोजन को अलग फॉर्म में यूज करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली स्टोमाटा से लेता है ना, वैसे नाइट्रोजन डायरेक्टली स्टोमाटा से नहीं ले सकता। ठीक है, नाइट्रोजन वो डायरेक्टली स्टोमाटा से नहीं ले सकता है, इसलिए कुछ प्लांट्स की वो बैक्टीरिया मदद कर देते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और रूट के जरिए, जैसे रूट में से पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन भी चला जाता है। और एनिमल्स को नाइट्रोजन कहां से मिलता है? यही प्लांट्स से। प्लांट्स को नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने दिला दिया, और फिर इसी प्लांट को खा के फिर इनके अंदर तो नाइट्रोजन था ही, तो एनिमल्स के अंदर भी चला गया। नाइट्रोजन डजंट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन कभी भी बर्निंग सपोर्ट नहीं करता। मतलब जहां नाइट्रोजन है वहां आग लगना मुश्किल है, नहीं लग सकता। ओके, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बर्निंग, बल्कि नाइट्रोजन बर्निंग को खत्म करने में काम करता है। बहुत ज्यादा आग कहीं लगी हो और वहां नाइट्रोजन जब चला दिया जाए, नाइट्रोजन गैस, तो वहां पर आग कम होने लगेगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर ब्रीदिंग। वी नो दैट सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन होता है सारे लिविंग बींग्स के लिए, और ऑक्सीजन बर्निंग में मदद भी करता है। बिना ऑक्सीजन के तो आग भी नहीं लग सकता, आग ऑक्सीजन के वजह से ही लगती है। नाउ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और if plants cannot make their own food, we cannot get food from anywhere, हमें कहीं से नहीं मिलेगा। So carbon dioxide is very much important gas for our survival also, हमारे जीवन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, because photosynthesis is a very important process. Okay, so it is a gas which is essential for green plants to carry out photosynthesis. It helps in keeping our atmosphere warm, ये भी मैंने बात किया पहले ही आपको। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके वजह से हमारे सराउंडिंग में एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, अदर गैसेस इज द टॉपिक नाउ। और मैंने बोला था आपको पहले कि मैं आपको
एक पर्टिकुलर चीज बताऊंगा। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%, नियॉन 0.018%, हीलियम 0.00005%, मीथेन 0.00002%। ये आपके बुक में नहीं है, इट्स ओनली फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, सिर्फ बताने के लिए कि ये जो अदर गैसेस लिखते हैं, इन अदर गैसेस में आर्गन, कार्बन, नियॉन, हीलियम, मीथेन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस आते हैं अदर गैसेस में, जिसकी अमाउंट काफी कम है, लेकिन उसके बारे में तो हमने इस पिक्चर में भी नहीं लिखा। बहुत सारे अदर गैसेस है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन भी है, जो एयर में प्रेजेंट है। तो आर्गन इज यूज टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो इन बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। आर्गन गैस क्या चीज का यूज करता है? आर्गन गैस का यूज क्या है बेटा? तो ये जो कलर्ड बल्ब्स आते हैं ना, कलर्ड बल्ब्स जिसमें से कलर कलर का लाइट निकलता है, वो ड्यू टू आर्गन होता है। उस तरह के बल्ब्स में आर्गन का यूज किया गया होता है। फिर नियॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ग्लो साइंस। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में नियॉन का यूज होता है। वो आपने एक देखा होगा, पहले, बहुत पहले, एक 10-12 रुपए में एक बल्ब आती थी। ओके, वो बल्ब के अंदर में आपको फिलामेंट दिखाई देते हैं बाहर से कि इस तरह का फिलामेंट है। उस बल्ब के अंदर में नियॉन गैस भरा होता था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में काफी नियॉन का यूज होता है। फिर हीलियम इज फिल्ड इन वेदर बैलून्स। ठीक है, बड़े बड़े बैलून नहीं होते बेटा, वो कच्छ में भी होते हैं, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, काफी हल्का होता है, इसलिए वो आपको अपलिफ्ट कराता है। वो बड़े हॉट एयर बैलून जो होते हैं उसमें भी हीलियम गैस होता है। नाउ वाटर वेपर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोलते हैं किसको? कि भाई कितनी मात्रा है वाटर वेपर की एयर में, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। एयर बिकम्स ह्यूमिड व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर इन इट। एयर ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा जब ज्यादा वाटर वेपर है। ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी जब एयर काफी ज्यादा ड्राई है, वाटर वेपर की कमी है। ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वो हमें अनकंफर्ट करती है, क्योंकि हमारा स्वेट जो है वो आसानी से इवापोरेट नहीं हो पाता। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा वाटर वेपर अगर एयर में होगा तो इवापोरेशन में तकलीफ होगी। दूसरे जो लिक्विड चीजें हैं वो इवापोरेट नहीं हो पाएंगी। इवन कि यहां पर लिखा हुआ है कि हाई ह्यूमिडिटी जिस जगह की होती है वहां पर हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी की कूलिंग जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि इवापोरेशन ऑफ स्वेट, हमारा पसीना वो जल्दी सूखता नहीं है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ओके, सो this is the last page of our presentation here, which is the first is the property of air। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एयर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। कलरलेस का मतलब तो आप जानते ही है कि किसी भी तरह का कोई कलर नहीं। ऑर्डरलेस, ये नया शब्द आपके लिए, ODOURLESS। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा स्मेल, तो आप इसको स्मेललेस भी बोल सकते हो, लेकिन लिखना नहीं, ऑर्डरलेस ही लिखना है। मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं होता एयर का। टेस्टलेस, ये तीनों चीज़ें एयर होती है। इसके अलावा भी हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे कि एयर का भी वेट होता है, एयर भी भारी होती है। एयर हैज़ ऑल्सो वेट। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर भी जगह लेती है। ओके, और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर किसी के ऊपर दबाव भी बना सकती है। ओके, तो ये तीन जो थे कि भाई एयर का भी वेट होता है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और एयर प्रेशर भी बनाती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ एयर में क्या काम है? तो काम तो खैर हमने अभी यहाँ पर
कुछ 9 पॉइंट्स लिए हैं यूजेस ऑफ एयर के, और यूजेस ऑफ एयर के लिए ही भी यहाँ पर आपके लिए अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव, ह्यूमंस नीड एयर टू ब्रीथ, बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर इज एयर, वी फील एयर इन बैलून्स, फुटबॉल, साइकिल एंड टायर, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर इज यूज टू मूव थिंग्स लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, सेल बोट एंड विंड मिल्स। ये तो थी हमारी फोटो की बात, लेकिन जो हमारे बुक के टेक्स्ट है, जो 9 पॉइंट्स यहाँ है, उसको हम आराम से पढ़ते हैं। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग एंड ब्रीदिंग। देखो, कहीं पर आग लगाना हो, किसी चीज़ को जलाना हो, तो एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन। उसके बाद ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, सांस लेना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके लिए भी एयर की काफ़ी यूज़ है। मूविंग एयर हेल्प्स बोट टू सेल। मूविंग एयर ही बड़े बड़े बोट्स जो होते हैं उसको तैरने में मदद करती है। बर्ड्स, काइट्स जो है वो स्काई में एयर के सपोर्ट से ही उड़ पाते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर जो है, एयर की ताकत, जैसे कि हमने कहा था प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि एयर ताकत लगाती है, एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, तो एयर प्रेशर भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए भी हम बहुत कुछ बात करने वाले आगे। वेट क्लोथ्स ड्राई इन द एयर, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल शुड हैव प्रॉपर एयर प्रेशर टू रन स्मूथली ऑन द रोड्स। हमारे कार में, हमारी स्कूटी में, इवन हमारे साइकिल के टायर्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए, वो एयर के वजह से ही स्मूथली मूव कर पाते हैं। एयर प्रेशर प्लेज अ वाइटल रोल इन द वर्किंग ऑफ सिरिंज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। एयर प्रेशर जो है वो सिरिंज जो होता है, जो डॉक्टर्स इंजेक्शन जो लगाते हैं, उसमें भी एयर प्रेशर के द्वारा, एयर प्रेशर का यूज करके पहले वो मेडिसिन को सिरिंज के अंदर करते हैं, फिर एयर प्रेशर के यूज से ही वो सिरिंज से मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये सारा खेल जो है बेटा वो एयर प्रेशर का, एपी का खेल है। एयर प्रेशर इज यूज टू फिल लिक्विड मेडिसिन इन अ ड्रॉपर। अब लिक्विड मेडिसिन को अगर किसी ड्रॉपर में लेना हो, जैसे कि बच्चों को आँख का ड्रॉप होता है या कान का ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप लेने के लिए ड्रॉपर आता है, उस ड्रॉपर से क्या करते हैं, हम मेडिसिन को ड्रॉपर के अंदर लेते हैं और आँख के अंदर एक बूंद डालेंगे या कान के अंदर एक बूंद डालेंगे। आँख और कान के ड्रॉपर्स आते हैं बेटा, केमिकल्स, उसको भी एयर प्रेशर के यूज से ही हम ड्रॉपर के अंदर लेते हैं। बहुत बार बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी भी ड्रॉपर से पिलाते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसको। ठीक है, फाउंटेन पेन में जो इंक होता है वो भी एयर प्रेशर के वजह से ही होता है। वाइल ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से जब आप पानी पीते हो तो उस समय भी हम एयर प्रेशर, एपी का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉ से कुछ भी चीज पीते हैं तो हम सक इन करते हैं, तो सक इन करने के समय में जब, तो काफी ज्यादा एयर प्रेशर की वजह से पानी ग्लास से होते हुए फोर्स से हमारे मुंह में आ जाता है थ्रू अ स्ट्रॉ। तो ये सारे यूजेस थे एयर के। Okay students, so today is 31st December and this is Thursday when this video is coming to you. So happy new year 2021 to all my dear students. Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead. Happy new year my dear students, and bye bye. We will meet in the next live.